मॉर्निंग मॉर्निंग सारे स्टूडेंट को मॉर्निंग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटे, आगे चलते हैं। सारे ज्वाइंट हो गए। तो पिछले क्लास में प्रॉब्लम मैंने दिया था, उस प्रॉब्लम में कोई बच्चे बताए बना कि नहीं बना? आनंद, प्रॉब्लम प्रॉब्लम बाबू। हेलो हेलो आनंद कुमार। हाँ सर। आनंद, प्रॉब्लम बना है? किसको कोई दिक्कत है? बोलो जल्दी। यस सर, एक प्रॉब्लम आगे नहीं बना। बढ़े। हेलो बेटा। हाँ सर, एक प्रॉब्लम नहीं बना है सर। हेलो, ब्लूटूथ ऑन हो? हेलो, हाँ सर, एक प्रॉब्लम नहीं बना है सर। हेलो, आवाज पहुंच रही है आप लोगों के पास? हेलो। यस सर आ रही है। यस सर, हेलो आवाज आ रहा है। हेलो हाँ हेलो। सर। हाँ सर। आवाज नहीं आ रहा था? आवाज नहीं आ रहा था इससे आ रहा है पहले? सर। तो आप लोग बोल नहीं रहे थे। हाँ, सवाल बताइए, सवाल कोई दिक्कत है? यस सर, ए वाला नहीं बना था। वीपी ऑफ ए प्योर लिक्विड ए एंड बी। ए एंड वेपर बी वाला प्रेशर ऑफ नहीं बनाए थे? 200। अच्छा, ये नहीं सर। पहला सवाल बना था। क्या वो सवाल बना था? की बन गया। हेप्टेन एंड ऑक्टेन वाला बन गया? हेलो। 10 ऑक्टेन वाला बन गया। यस सर। हाँ, कितना आंसर आया था? 73.43 किलो पास्कल। यस। 73.43 आया है? आया है ना? यस सर। 73 आया ना है? आया है सर। अच्छा, दूसरा सवाल। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी, ये बना है? वो वाला नहीं बना सर। एक नहीं बना। और हेनरी लॉ वाला बना है? थर्ड यस सर, सवाल। बना है। यस सर, बना 1.78 है। इंटू 10। आंसर मिला वो 1.78 इंटू 10⁻³ इतना सब सोलूबल होगा। ये बना है एयर इज द मिक्स ऑफ नंबर ऑफ गैसेज। सर ये वाला नहीं बना सर। ये नहीं बना। ए एंड बी लिक्विड, ये नहीं बना। ये तो बन गया होगा। हेनरी ले वाला मास दिया था। यस सर। एक जगह से हेनरी कांस्टेंट निकाली दिया तो पार्शियल प्रेशर कितना आया था? 0.762 बार आया है। लेकिन इसका पार्शियल यस सर, प्रेशर देखो, 0.762 बार। ठीक ना? ठीक है, 0.762 बार। अब दो गो सवाल बच गया। दो सवाल अगले क्लास में पढ़ाएंगे। आगे हम थ्योरी पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक ना? हम थ्योरी पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए बेटा। दो गो सवाल है, हम आगे क्लास में बना देंगे। निखिल निखिल निखिल, आप लाउड स्पीकर ऑन करो। निखिल, हमसे बात करो। निखिल कुमार, निखिल, आवाज सुन रहे हैं? यस सर। लेकिन आप वीडियो आप आजकल कम देखिए। वीडियो हेलो। छोड़ के भाग जा वीडियो रहे छोड़ के हैं। भाग जा रहे हैं। क्लास क्लास कंटिन्यू नहीं कर क्लास रहा कंटिन्यू है। नहीं कर फुल रहा वीडियो नहीं है। देख। फुल वीडियो नहीं देख। समझ में आया? डेली क्लास पूरा करो।
हाँ देखो बेटा, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं अगले थ्योरी। इसका 2 सवाल हम बचा हुआ है, हम एक्स्ट्रा टाइम में निकाल देंगे, संडे उनडे का टाइम देकर या बीच में टाइम देकर। इस चैप्टर को समाप्त करने का समय आ गया है। तो सुमन पेन तो ना देखो नीचे नीचे गिरा हुआ। अब देखिए, आज पढ़ाने जा रहे हैं, बड़ा सुंदर सा थ्योरी पढ़ाने जा रहे हैं बेटा। ध्यान दीजिएगा सारे पॉइंट पर कि आज का जो मेरा थ्योरी होगा, आज का आज का मेरा जो थ्योरी होगा, आज ही के थ्योरी से मैक्सिमम सवाल जो है बेटा, मैक्सिमम सवाल जो है 12 में और नीट में, जे मेंस में आएंगे। ठीक है बेटा, तो ध्यान देंगे। अब आप पर लोड नहीं रहेगा, बहुत छोटा छोटा कंसेप्ट रहेंगे। कंसेप्ट अच्छा रहेगा, प्रॉब्लम छोटा रहेगा, कंसेप्चुअल रहेगा, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव सवाल बड़ा मस्त निकलेगा। तो आज हमारा मिशन रहेगा पढ़ाने का बेटा, ध्यान से सुनिएगा। सारा थ्योरी है, आज थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है बेटा। जहां दिक्कत होगा बोलेंगे, ठीक है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? सबसे सवाल पहले उठेगा, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग किसको कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज करेगा उतना ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है बेटा, सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, किस टाइप का सॉल्यूट है उस पर वो डिपेंड नहीं करता था, केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता था कि सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होगा उस सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगा। आज मेरा मिशन बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। आज है एबनॉर्मल कोलिगेटिव एक प्रॉपर्टी, और दूसरा आज ही के क्लास में हो सकता है कि पढ़ाएंगे आपका भांट हॉप्स फैक्टर। अब भांट हॉप्स फैक्टर से ऑलवेज प्रत्येक ईयर नीट में, जेईई मेंस में, एडवांस में, 12 में सवाल रहता है। तो आज का 2 मिशन है। पहला मिशन हम कंप्लीट करने जा रहे हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा। तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का हम आपको डिफाइन करने जा रहे हैं, यानी समझाने जा रहे हैं कि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या। देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ध्यान से देखिएगा। जैसे एक मैंने कंटेनर ले लिया, एक कंटेनर मैंने ले लिया और इसमें 1 kg वाटर को रख लिया, 1 kg वाटर इसमें रख दिया। एक कंटेनर में 1 kg वाटर को मैंने रख दिया है बेटा। इसके बाद क्या किया कि 1 मोल यूरिया, 1 मोल यूरिया इसमें डाल दिया। इस कंटेनर में 1 मोल यूरिया को मैंने डाल दिया, और जब 1 kg वाटर में 1 मोल यूरिया को डिजोल्व कराएंगे, डालेंगे, तो बेटा इस सॉल्यूशन का फॉर्म ले लेगा। एक क्या बन जाएगा? एक सॉल्यूशन बन जाएगा। एक इस सॉल्यूशन बन जाएगा बेटा, ठीक है बेटा। एक इस सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। और इस सॉल्यूशन का जो मोलालिटी होगा, इस सॉल्यूशन का मोलालिटी कितना होगा बेटा आनंद कुमार? मोलालिटी कितना होगा इस सॉल्यूशन का? 1 सर, है? 1 सर, 1 1 होगा। वेरी, पीछे से देखते रहेंगे, दबा के देखते रहेंगे, ठीक है बेटा। मैंने 1 kg वाटर में 1 मोल यूरिया को डाल दिया, ठीक है। यूरिया को डालने के बाद ये सॉल्यूशन का फॉर्म ले लेगा। इस सॉल्यूशन का जब फॉर्म ले लिया तो सॉल्यूशन का मोलालिटी 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 लिया। अब यहाँ पर देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। जैसे डेल टीबी, यह है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यह 4 गो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने बताया था, उसमें से एक है डेल टीबी का मतलब होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बराबर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बराबर केबी इंटू एम होता है, यानी मोलालिटी होता है। और डेल टीबी बराबर केबी का वैल्यू होता है वाटर के लिए 0.52 और मोलालिटी 1 हुआ। एक डेल टीबी बराबर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बराबर आ गया 0.52 आ गया। ये जो मेरा वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया,
ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का जो मैंने वैल्यू कैलकुलेट किया, एक कैलकुलेशन वैल्यू है, कैलकुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू बाय रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ के द्वारा एक कैलकुलेटेड वैल्यू हुआ। ये जो वैल्यू मेरा आया यहाँ इतना, एक कैलकुलेटेड वैल्यू हुआ। एक वैल्यू हम कैलकुलेट करने हैं जैसे डेल टीबी, ए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये डेल टीबी का हम एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, माने ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ एक वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू हुआ जो रॉल्स लॉ के द्वारा कैलकुलेट किया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के द्वारा। एक वैल्यू डेल टीबी एक्सपेरिमेंटल तरीका से हम प्राप्त कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। मान लो कि इसका भी वैल्यू एक्सपेरिमेंटल तरीका से 0.52 आया। कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों का बराबर आया। ठीक है, इस सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों आपस में बराबर वैल्यू आया। जब कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों अगर समझ जाइए, ये सॉल्यूशन जो है, ये सॉल्यूशन जो है नेगेटिव प्रॉपर्टी का काम नहीं करेगा। जब कैलकुलेटेड वैल्यू, जब कैलकुलेटेड वैल्यू इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर आ जाए तो वैसा सॉल्यूशन एबनॉर्मल कोलिगेटिव का काम नहीं करेगा। एक और सॉल्यूशन लेता हूं, देखो, एक और कंटेनर लिया, एक दूसरा कंटेनर ले लिया बेटा, एक दूसरा कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में भी 1 केजी वाटर ही रख दिया। 1 केजी वाटर को इसमें रख दिया दूसरा कंटेनर में, और इसको रखने के बाद मैंने 1 मोल NaCl ले लिया। सोडियम क्लोराइड को इस बार डिजोल्व करा रहा हूं। 1 केजी वाटर में 1 मोल NaCl को मैंने डिजोल्व करा दिया। जब बेटा डिजोल्व कराएंगे तो एक सॉल्यूशन का रूप धारण कर लेगा, यह एक सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, इस सॉल्यूशन का भी बेटा मोलालिटी का वैल्यू 1 ही होगा। इस सॉल्यूशन का भी मोलालिटी का वैल्यू 1 ही होगा। और इसका कैलकुलेटेड वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं रॉल्स लॉ के द्वारा, यानी डेल टीबी बराबर केबी इंटू एम, और डेल टीबी बराबर 0.52 इंटू 1, यानी डेल टीबी बराबर 0.52, इतना वैल्यू आया। ये जो हुआ कैलकुलेटेड बाय रॉल्स लॉ, ये जो वैल्यू हुआ या कैलकुलेटेड बाय रॉल्स लॉ, ये रॉल्स लॉ के द्वारा कैलकुलेटेड वैल्यू हुआ, इतना वैल्यू कैलकुलेटेड आया। और एक वैल्यू मैं यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं डेल टीबी, ये दूसरा वैल्यू है, यह वैल्यू एक्सपेरिमेंटल है, यह वैल्यू एक्सपेरिमेंटल तरीका से ऑब्जर्व किया गया है। दूसरा वैल्यू जो हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ऑब्जर्व करने जा रहे हैं वह एक्सपेरिमेंटल तरीका से, एक्सपेरिमेंटल तरीका से एक्सपेरिमेंट करके एग्जैक्ट वैल्यू, एक कैलकुलेटेड वैल्यू, एक एवरेज वैल्यू है। यह जो डेल टीबी का जो वैल्यू होगा वह एक्सपेरिमेंटल तरीका से एग्जैक्ट वैल्यू होगा। इसका एग्जैक्ट वैल्यू 0.52 इंटू 2 आया, यानी आ गया 2 दूना के 4, 5 दूना के 10 और 0.4। और यह डेल टीबी एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू हुआ यह 10.4 आया, यह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हुआ डेल टीबी का। यह आपको एक्सपेरिमेंट करके एक्यूरेट वैल्यू लाया गया इस सॉल्यूशन के लिए। इस सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हुआ, इस सॉल्यूशन का कैलकुलेटेड वैल्यू हुआ बाय रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ को यूज करके ही वैल्यू को लाया, और यह वैल्यू आया 0.52, यह वैल्यू आया 10.4 आया। यह दोनों वैल्यू जो है इक्वल नहीं हुआ, यानी कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इस सॉल्यूशन का इक्वल नहीं है। तो ऐसे सॉल्यूशन, वैसा सॉल्यूशन जो कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट इक्वल टू
इज नॉट इक्वल टू कोलिगेटिव एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेट, यानी कहने का मतलब हुआ जो कैलकुलेटेड वैल्यू आपने लाया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आपने ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट कर कर एक्यूरेट वैल्यू ऑब्जर्व किया, दोनों का वैल्यू अगर इक्वल नहीं है तो वैसे सोल्यूशन को एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐसे सोल्यूशन को क्या कहते हैं? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यह सोल्यूशन तरह काम करेगा एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज यानी ए सोल्यूशन विष्णु एस सर अपना मोबाइल को, हाँ बोलो। सर वहाँ वहाँ पे 1.04 होगा। 1.04, अच्छा 10 2 पॉइंट, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा 1.04, सही है 1.04 होगा, वेरी गुड। यहाँ पे होगा 1.04, चलो दशमलव थोड़ा इधर दिया गया था। तो अब देखिए वैसा सोल्यूशन जिसका थ्योरेटिकल वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू इज नॉट इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यह सोल्यूशन का थ्योरेटिकल वैल्यू यानी कैलकुलेटेड वैल्यू इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, नॉट एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यह सोल्यूशन एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का काम नहीं करेगा। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा सोल्यूशन काम करेगा? क्योंकि एक्सपेरिमेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का और थ्योरेटिकल वैल्यू यानी कैलकुलेटेड वैल्यू अगर इक्वल नहीं, सोल्यूशन एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का काम करेगा। अगर इक्वल आ गए सोल्यूशन एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के काम नहीं करेगा। क्लियर समझ में आ गया है? आ गया है बच्चा? आ गया है? यस बोला जाए? समझ में आ गया है? इसको ड्रॉ करो, जल्दी ड्रॉ करो, आगे बढ़ता हूं। इसको ड्रॉ देखते रहिए खलिया, इसको ड्रॉ करिए, थोड़ा फास्टली ड्रॉ करेंगे बेटा। हो गया है सर ड्रॉ। हो गया कि लास्ट में वीडियो देखने वाले हो? वीडियो बस इसी वीक में लोड होगा। आपका अगला चैप्टर चालू होगा केमिकल काइनेटिक्स, अगला वीक से चालू हो जाएगा। उसका वीडियो लोड नहीं होगा, एक चैप्टर का लोड कर दिया इसलिए कि जिस बच्चा को छूट जाता है तो उसको हम वीडियो भेज सके। अब जो अगले वीक से जो वीडियो होगा लोडिंग नया चैप्टर का, वो लोड नहीं होगा, डायरेक्ट खाली सीन देखिएगा, ये उतारना होगा। अब क्लास 100% सारे बच्चे करे, वीडियो आपका परसेंटेज कम आ रहा है ना, तो दिक्कत में आ जाएंगे। देखिए आज भी क्लास में बच्चा कम है। आस्था, आस्था, आस्था मेरी बात सुन रहे हैं? यस सर। आ रहा है? यस सर। समझ? ठीक, ओके, क्लास 100% करिए। अगला वीक से वीडियो लोड नहीं होगा, चैप्टर चेंज हो जाएगा, इसी वीक में ही चैप्टर समाप्त कर देंगे। जल्दी उतारिए, चाहे 4 क्लास लेना काहे ना पड़े, उतारो इसको जल्दी। हो गया है? उतार लिए?
उतार लिए बुआ? यस सर, यस सर। लिखा देना हो। हाँ लिखेंगे 2 लाइन बेटा, सारे बच्चे लिखेंगे। हो गया? हाँ लिखेंगे solution in which solution in which solution in which follow Rolle's law, solution in which follow Rolle's law is called ideal solution, is called ideal solution, is called ideal solution, is called ideal solution। मैं लिख देता हूं बोर्ड पर, solution in which solution in which follow Rolle's law, Rolle's law is called ideal solution, and solution in which do not follow Rolle's law is called non-ideal solution, is called non-ideal solution, non-ideal solution। हमने कहा वैसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, उस सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे, और वैसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, वैसे सॉल्यूशन को नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट नॉलेज, हम जब आइडियल और नॉन आइडियल पढ़ाएंगे ना बेटा, एकदम परफेक्ट नॉलेज बताएंगे। वहां से जितने भी सवाल होंगे, चाहे वह 12 का होगा, चाहे नीट का होगा, चाहे जेईई मेंस का होगा, वो तेरे को सारे को बन जाएगा। एकदम परफेक्ट नॉलेज आपको उस दिन मिलेगा। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन समझाएंगे, रॉल्स लॉ है क्या, सारा चीज आपको पता चलेगा जब आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ाएंगे। अभी हम पढ़ा नहीं रहे हैं, केवल ऐसी लिख दिया, ठीक है। चैप्टर ही है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। ये इसी में पॉइंट है, इसी में हेडिंग मिलेगा, लेकिन अगले क्लास में मिलेगा। आज उससे भी मजेदार चीज है, जो भी 2-3 क्लास है बहुत मजेदार चीज है। आप क्लास ड्रॉप करेंगे, वीडियो कम देखेंगे, दिक्कत होगा। आप यहाँ पर वीडियो लाइव क्लास देखेंगे, आप वीडियो मेरा लोड किया हुआ देखेंगे, हो सकता है आपको पूछना जो होगा आप नहीं पूछ पाएंगे। अगर आप डायरेक्ट देखेंगे वीडियो, तो आपको जो भी कंफ्यूजन होगा डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं, ठीक ना। फायदा यही है, इसे वीडियो सारा देखा कीजिए। अब अगला पॉइंट हम इसका लिख रहे हैं, सोल्यूशन इन विच। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, solution in which theoretical colligative property, theoretical लिख सकते हैं, theoretical या calculated, या और लिख दिया मैंने, और calculated colligative properties, calculated colligative properties is not equal to experimental value, value is called abnormal colligative property, abnormal colligative properties,
एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैंने कहा वैसा सोल्यूशन जिस सोल्यूशन का थ्योरेटिकल वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू इज नॉट इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बराबर नहीं है, तो वैसे जो सोल्यूशन होगा एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का काम करेगा। पर अगर आप चेंज करके लिख रहा हूं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव properties, abnormal colligative properties arises in solution due to following reason. Abnormal colligative properties arises in the solution due to following reason. सॉल्यूशन में एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उत्पन्न होगा, एराइज होगा ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। क्या क्या रीजन से, ठीक है, कौन कौन सा रीजन से एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उत्पन्न होगा। ठीक है, पहला रीजन है बेटा, ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसका पहला रीजन मैं बताने जा रहा हूं, when solute particles dissociated या dissociated in solvent। पहला रीजन है कि कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल्स को सॉल्वेंट में डालिएगा, वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएटेड हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसोसिएटेड इन सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट में सॉल्यूट पार्टिकल को डालिएगा तो टूट जाएगा, और जब टूटेगा तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का और थ्योरेटिकल वैल्यू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का आपस में बराबर नहीं आएगा। ठीक है, जब आपस में बराबर नहीं आएगा तो वह एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के काम करेगा, चाहे तो ज्यादा हो जाएगा और चाहे तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कम हो जाएगा, यही दो होगा। ठीक है बाबू, बात समझ में आया। दूसरा आपका रीजन है, एनी सेकेंड रीजन, व्हेन सॉल्यूट particles associated मतलब जुटना होता है, insolvent, वैसा सॉल्यूट पार्टिकल्स जो सॉल्वेंट में डालोगे तो जाके जुट जाएगा, और जब जुट जाएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा बेटा कि वह आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बराबर नहीं होगा, तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का काम करेगा ये सॉल्यूशन। ठीक है, आपका तीसरा रीजन है, थर्ड रीजन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को उत्पन्न करने के लिए थर्ड रीजन, व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल्स volatile इन नेचर में वोलाटाइल का काम करता है। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, वोलाटाइल का नॉन वोलाटाइल दोनों पदार्थ बताया था कि वोलाटाइल का मतलब होता है वैसा पदार्थ जिसको हीट करने पर वेपर प्रोड्यूस कर सके, वैसे पदार्थ को वोलाटाइल कहते हैं। और वैसा पदार्थ जो आपको हीट करने पर वेपर प्रेशर प्रोड्यूस नहीं कर पाए, वैसे पदार्थ को नॉन वोलाटाइल कहते थे। जैसे ऑल लिक्विड, जितने भी लिक्विड है सब वोलाटाइल इन नेचर का होता है, और जितने भी सॉलिड हैं सब नॉन वोलाटाइल होता है। नॉन वोलाटाइल सॉलिड को गर्म करेंगे तो वेपर प्रोड्यूस नहीं होगा, वो सॉलिड को किसी लिक्विड के साथ मिक्स करके अगर हीट करोगे तब वो वेपोराइज होगा, लेकिन अकेले सॉलिड नहीं होगा। ठीक है, तो उसको सॉलिड को नॉन वोलाटाइल पदार्थ कहा गया और लिक्विड को वोलाटाइल पदार्थ कहा गया। अब जब वोलाटाइल नेचर का है तो इसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में इंक्रीज करेगा। जब वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होगा वो वेपर के रूप में ऊपर उड़ जाएगा,
तो सोल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल का संख्या कम हो जाएगा, और जब कम हो जाएगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम हो जाएगा, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इन सोल्यूशन। सोल्यूशन में जितना नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स होगा, ठीक है बेटा, उतना ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगा। ये तो वेपोराइज हो जाएगा। तो सॉल्वेंट में जो सोल्यूट डालोगे वो अगर वोलेटाइल नेचर का है, वो जब वेपोराइज हो जाएगा तो उसका कुछ मॉलिक्यूल्स तो उड़ जाएगा, वाइपर फेज में चला जाएगा, वाइपर का रूप धारण कर लेगा, तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कम ना हो जाएगा सोल्यूशन में, और जब कम हो जाएगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम हो जाएगा। ड्यू टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है बेटा। चौथा रीजन है फोर रीजन है व्हेन सोल्यूट पार्टिकल्स when solute particles reacts when solute particles reacts other substance present in solution। मान लो कि सोल्यूशन में तुम सोल्यूट पार्टिकल को डालोगे और डालने के बाद वो रिएक्शन कर गया, रिएक्शन करेगा तो टू टाइप का रिएक्शन करेगा। चाहे तो जाके एसोसिएट हो जाएगा सोल्यूट पार्टिकल अंदर जाकर, चाहे डिसोसिएट हो जाएगा। अगर एसोसिएट हो जाएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल घट जाएगा, अगर डिसोसिएट हो जाएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जाके घट जाएगा। यानी आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू आपस में बराबर नहीं आने जा रहा है। ठीक है, ये भी एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के काम करेगा। 4 गो यही रीजन था बेटा एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को एराइज करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए। ये चारों रीजन था। अब चारों रीजन हम पढ़ाने जा रहे हैं तेरे को। अब चारों रीजन को हम आपको बताने जा रहे हैं। आप इसको ड्रॉ कर ले। सारा ड्रॉ हो गया है, आप लोग उतार लिया Yes. है? यस सर। समझ में आ गया? Yes, sir. जितना बात बोले समझ में आया बेटा? समझ में आ गया है? यस सर। एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आगे हम चलते हैं केस फर्स्ट लेकर, सोल्यूट पार्टिकल डिसोसिएटेड इन ए सॉल्वेंट। अब देखिए ध्यान से, हाँ फर्स्ट लिखेंगे केस फर्स्ट पे मैंने ले लिया when solute particles dissociated मैंने टूटना होता है in solvent that is solute acts मैंने काम करना, acts as electrolytes एक टर्म आ गया acts as electrolytes। यानी जब सोल्यूट पार्टिकल को सॉल्वेंट में डालोगे वो डिसोसिएट कर जाएगा, यानी टूट जाएगा। टूटेगा तो वह जो सोल्यूट पार्टिकल्स जो होगा वह इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करेगा। तो नया टर्म आया है इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है? वैसा पदार्थ जो सॉल्वेंट में डालने पर कटायन और एनायन में ब्रेक हो जाता हो, वैसा पदार्थ जो सॉल्वेंट में डालने पर कटायन और एनायन में टूट जाता हो, वैसे पदार्थ को इलेक्ट्रोलाइट
पदार्थ कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस कहा जाता है। जैसे देखो एग्जाम्पल के रूप में बेटा, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को एक्वस सोल्यूशन में डाल दो, AQ का मतलब एक्वस सोल्यूशन, अच्छा से लिख देता हूं, AQ का मतलब एक्वस सोल्यूशन। और इसको डालोगे तो ऐसा हम साइन देंगे, ऐसा साइन, ऐसा। और इस साइन को इक्विलिब्रियम का साइन कहते हैं। इससे वो टूटेगा तो फिर बन भी जाएगा, रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। ऐसे साइन को इक्विलिब्रियम का साइन, जो आप बेटा नहीं पढ़े, दुर्भाग्य आपका है कि समय साथ नहीं दिया। और एक टूटेगा तो NaCl, Na प्लस मेटल पर प्लस चला जाएगा और Cl पर माइनस चला जाएगा, नॉन मेटल पर माइनस चला जाएगा। तो यह आपका 1 मोल था, यह आपका इनिशियल में 1 मोल था। 1 मोल का मतलब हुआ N पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल पढ़ा है, N पार्टिकल्स, N पार्टिकल्स हुआ। 1 मोल का मतलब N पार्टिकल्स हुआ, ठीक है। जितना मोल होता है उतना N पार्टिकल्स होता है। 2 मोल होगा 2N पार्टिकल्स हो जाएगा, 3 मोल होता है 3N पार्टिकल्स हो जाएगा। और इसमें आपका एक कोफिशिएंट, ये बेटा प्रोडक्ट में 2 मोल हुआ और 2 मोल का मतलब 2N पार्टिकल्स हुआ, 2N पार्टिकल्स हुआ। यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स सोल्यूशन में क्या हो गया, इंक्रीज कर जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स सोल्यूशन में N पार्टिकल्स आपका सोल्यूशन से पहले था। जब इस सॉल्यूट को हम एक्वस सोल्यूशन में डाला 2 मोल में कन्वर्ट हो गया, यानी 2N पार्टिकल्स हो गया। N का वैल्यू आपको हम बताए हुए हैं मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये आपका मोल कंसेप्ट में बताया था कि एवोगाड्रो नंबर इंडिकेट करते हैं, एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू आपका होता है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, यानी N पार्टिकल्स है 2N पार्टिकल्स हो गए। सोल्यूशन में आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गया। जब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गया तो कोलेजेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। बात समझ में आया, कोलेजेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ गया। अब यह NaCl आपका 2 मोल में आपका टूटा है पॉजिटिव निगेटिव में, इसी को हम 2 मोल में टूटेगा तो बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर 2 मोल में टूटेगा तो बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। अगर 3 मोल में टूटेगा तो टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। 4 मोल में टूटेगा टेट्रानरी इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे, ठीक है। जैसे देखो और एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल सेकेंड, जैसे H2SO4 इसको एक्वस में डाल दो, एसिड है, एक टूटता है बेटा 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस में, ठीक है। यह आपका कोफिशिएंट जितना होता है जोड़ लोगे, कभी भी किसी भी सब कंपोनेंट का जिस साइड में जितना कंपोनेंट है उसका जितना कोफिशिएंट टोटल सम होगा वह मोल बता देगा, उतना ही मोल होगा। जितना कोफिशिएंट का सम होगा उतना ही टोटल नंबर ऑफ मोल होगा। इसका कोफिशिएंट तो यहाँ 1 था तो 1 मोल है बेटा, और या N पार्टिकल्स कह सकते हो, N पार्टिकल्स कह सकते हो। इसका कोफिशिएंट 2 1 3 है, एक का मतलब 3 मोल हो गया। 3 मोल हो गया मतलब क्या हो गया, 3N पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल का संख्या बढ़ रहा है। पार्टिकल का संख्या सोल्यूशन में बढ़ेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल इन सोल्यूशन, ठीक है बेटा। और इसको कहते हैं टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट। इसको क्या कहेंगे, टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट समझ में आ गया। वैसा पदार्थ जो सॉल्वेंट में डालने पर कटायन और एनायन में टूट जाए, वैसे पदार्थ को इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ कहा जाता है, ठीक है बाबू। अब इसका एग्जाम्पल, जो जर्नल एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स लिख देता हूं, यहाँ हेडिंग दे देता हूं एग्जाम्पल
एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स का और कौन कौन एग्जाम्पल है? तो इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जाम्पल एसिड हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जाम्पल बेस हो सकता है, ये बेस है BaSe, एंड एक और हो सकता है जो साल्ट। यह तीनों जो है इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जाम्पल है। एसिड भी कटायन एनायन में टूट सकता है, बेस भी कटायन एनायन में टूट सकता है, और ये साल्ट था, ये साल्ट था, ये एसिड था, ठीक है। और बेस भी कटायन एनायन में छू सकता है। ये साल्ट का एग्जाम्पल था बेटा, यह NaCl नमक है जो आपका साल्ट का एग्जाम्पल है। H2SO4 यहाँ एसिड का एग्जाम्पल हुआ जो कटायन एनायन में टूटा। एक बेस का एग्जाम्पल बेटा ले लेता हूँ, एक बेस मैं ले लेता हूँ, जैसे NaOH। NaOH को एक्वस में डाल दो, एक टूट जाएगा तेरे को Na प्लस और OH माइनस में। अब यह 1 मोल था NaOH लेफ्ट साइड में डालने से पहले सॉल्वेंट में, और डालने के बाद ये बेटा 2 मोल हो गया, 2 मोल हो गया, यानी मोल बढ़ गया, या N पार्टिकल्स होगा। आई बेटा कितना पार्टिकल्स हो जाएगा? 2N पार्टिकल्स हो जाएगा। जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होगा, जितना मोल होगा सर, उतना ही पार्टिकल्स। हाँ बेटा बोलो। ये रिवर्सिबल नहीं है सर, NaOH वापस से नहीं बनेगा वो। हेलो, हाँ बोलिए, साफ नहीं आ रहा आवाज आपका। NaOH हेलो वापस आनंद। नहीं बनेगा, फिर टूटने के बाद फिर वापस हाँ NaOH नहीं बनेगा सर। बनेगा बनेगा बनेगा, एक जगह बता दिया था बेटा, ठीक है बेटा। एक फिर जुट भी सकता है, यह इक्विलिब्रियम का साइन है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गया, तो अब इस तरह से कोलेगेटिव भी बढ़ जाएगा, ठीक है। एब नॉर्मल कोलेगेटिव प्रॉपर्टी के काम करेगा, चाहे बढ़े घटे। अब दूसरा हम बताने जा रहे हैं, जब सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएट करेगा तो क्या बनेगा, ठीक है। उसको उतारो, पहले इसको उतार लीजिए सारे बच्चे, इसको उतारिए सारे बच्चे, समझ आ रहा हो? सर ये टर्नरी इलेक्ट्रोलाइट्स होगा ना? हाँ, 3 मोल में टूट गया टर्नरी, 4 मोल में टूटेगा टेट्रानरी इलेक्ट्रोलाइट, 5 मोल में टूटेगा पेंटानरी इलेक्ट्रोलाइट, etc। समझ में आ गई? हो गया? एकदम लास्ट बहुत अच्छे सीन है, ध्यान दीजिए, उतार लिए। हेलो बच्चे लोग, हो गया सर। हो गया बाबू? तुम लोग का पहले हो जाता है, यहाँ ऑफलाइन पढ़ रहा है उसको पहले होता ही नहीं है, कैसे उतारता है? हो गया जी बाबू? अब इसको मिटकाता हूँ बेटा, देखो इसको मिटका देता हूँ। बहुत अच्छा आगे पढ़ाने वाले हैं, भांट हाउस फैक्टर, बहुत आज का बहुत मेन मिसल है, ये भी बहुत है। चलो समझिएगा बाबू, सवाल बहुत फंसने वाला है, सवाल भटकने वाला है, लास्ट है। बहुत एक सुंदर चैप्टर तेरे को समाप्त हो रहा है 12 का, और दूसरा चैप्टर चालू होगा, वो भी बहुत सुंदर है, केमिकल काइनेटिक्स। लेकिन अगस्त के फर्स्ट वीक से डेली क्लास डेली हो जाएगा बच्चा लोग। आनंद बाबू, आनंद बाबू, यस सर, यस सर। क्लास डेली हो जाएगा बेटा, क्लास डेली करने वाले हैं, जल्दी से जल्दी क्लास डेली होगा, या तो सिलेबस मेरा समाप्त नहीं होगा, ठीक है। बहुत बड़ा सिलेबस है, तो नंबर आएगा 90 प्लस, कैसे चला। हाँ देखो बेटा,
अब केस सेकेंड लेता हूं, देखिए ध्यान से सारे बच्चे। केस सेकेंड लिया, केस सेकेंड ए हीरो लोग, केस सेकेंड का व्हेन सॉल्यूट particles associated in solvent do not follow Raoult's law. Do not follow Raoult's लॉ, या रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, वो तो फॉलो कर गया, या रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। देखो कैसे, अब शॉर्टकट में चल जाएगा, छोटा छोटा है। जैसे देखो ये एसिटिक एसिड है, HCOOH है, 2 मोल एसिटिक एसिड है। कितना मोल है? 2 मोल एसिटिक एसिड है। और ये इस पर क्या किया गया बेटा, 2 मोल एसिटिक एसिड पर देखिए ना, इस पर बेंजीन डाल दी, इस रिएक्शन के ऊपर बेंजीन डाल दिया। बेंजीन, जब एक बेंजीन लिक्विड के काम करेगा, बेंजीन क्या करेगा? एक लिक्विड के काम करेगा, ठीक है। बेंजीन डाल देते हैं तो ये बन जाता है CH3COOH का हॉल 2, ठीक है बेटा, ये बन गया। इसको 2 मोल है, इसको डाइमेराइजेशन कहते हैं, डाइमेराइजेशन कहते हैं, ठीक है बेटा। इसका कोफिशिएंट क्या है? 2 है ना, इसका कोफिशिएंट 2 है, तो इस 2 मोल हुआ, कोफिशिएंट 2 हुआ तो 2 मोल हो गया। अब जब 2 मोल हुआ तो 2n पार्टिकल्स हो गया। जितना नंबर ऑफ मोल होगा उतना ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएगा, ठीक है। n से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाएगा। और यह आपका कोफिशिएंट कितना है? कुछ नहीं है, तो 1 रहता है, तो यह 1 मोल में कन्वर्ट हो गया। हमने 2 मोल एसिटिक एसिड को बेंजीन के प्रेजेंस में डाला तो कितना बन गया? 1 मोल। 1 मोल बना तो n पार्टिकल्स हो गया। n पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या सोल्यूशन में क्या हो गया? घटा कि बढ़ा? घट गया। और जब घट जाएगा सोल्यूशन में डालने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल, समझो कि डू नॉट फॉलो रॉल्स लॉ फॉलो नहीं किया, ठीक है बेटा। और इसको 2 मोल देखे ए बेटा, देखो 2 मोल डाला, CH3COOH का हॉल 2 बन गया। जितना 2 बनेगा, जैसे हॉल 2 बना तो डाइमेराइजेशन कहेंगे, फिर डाइमर कहेंगे, डाइमर। यहां किसी का हॉल 2 हो डाइमर कहेंगे, हॉल 3 हो ट्राइमर कहेंगे, हॉल 4 हो जाएगा तो टेट्रामर कहेंगे। बात समझ में आया? समझ में आया जी। जैसे 2 मोल एसिटिक एसिड बेंजीन के प्रेजेंस में डाला, 1 मोल बन गया। इतना का हॉल 2 होगा, N2 होगा डाइमर कहेंगे, 3 होगा यहाँ पर ट्राइमर कहेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सोल्यूशन में क्या हो गया? घट गया। 2 मोल से 1 मोल हो गया, 2n पार्टिकल से n पार्टिकल हो गया। कोलेगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा घटेगा? घट जाएगा। बात समझ में आया कि कोलेगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है बेटा। जैसे देखो ए हीरो, जैसे यहां पर हम A3A ले लिया और 3A लिया, इस पर कोई मैंने लिक्विड को डाल दिया, चलो लिक्विड को डाल दिया, ये बन गया A3। क्या बन गया? A3। तो अब ये डाइमेराइजेशन है, ट्राइमेराइजेशन है, यह क्या बन गया? ट्राइमर बन गया, ट्राइमर। डाइमर था, यहाँ 2 था तो डाइमर हुआ, 3 आ गया ट्राइमर हो गया। बात समझ में आया? यहाँ 3 मोल है तो 3n पार्टिकल्स हो गया, 3n पार्टिकल्स हो गया। यहाँ तो A3 है तो कोफिशिएंट 1 है, 1 मोल हो गया। 1 मोल है तो n पार्टिकल्स हो गया, यानी एसोसिएट हुआ। 3 मोल पदार्थ जाके 1 मोल में जुट गया, 3 मोल पदार्थ को डाला, 1 मोल पदार्थ में जाके कंबाइन हो गया, तो वो क्या हो गया? पार्टिकल्स घट गया। पार्टिकल घट गया, कोलेगेटिव प्रॉपर्टी भी घट जाएगा, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत? इसको उतार लो, पहले इसको उतारो, तीसरा बताने जा रहा हूं, तब 2 सवाल बताऊंगा, तब आएगा वांट हाउस फैक्टर। उतार लीजिए।
कर लिए। अब हम लोग चलते हैं, मिटा देना बाबू, तीसरा केस लेके चल रहा हूं। तीसरा केस, इसमें लिख लीजिए तो दोनों के बारे में, थोड़ा दोनों के बारे में, एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों के बारे में एक जगह लिखवा देता हूं। नोट में लिखना, नोट में सारे बच्चे लिखेंगे, सारे बच्चे नोट में लिखेंगे दोनों के कारण। व्हेन लिखेंगे, व्हेन द सॉल्यूट पार्टिकल्स, व्हेन द सॉल्यूट पार्टिकल्स, व्हेन द सॉल्यूट पार्टिकल्स dissociated in solvent, dissociated in solvent, dissociated, dissociated in solvent, solvent, then number of solute particle increases, then number of solute particle increases, then number of solute particle increases सर फिर से बोलिए। when solute particle dissociated in solvent, when solute particles dissociated in solvent, then number of solute particle increases in solution, then number of solute particles increases in solution, increases in solution, hence colligative property increases, hence colligative property increases, hence colligative property increases, hence colligative property increases, ठीक है। and solute particles associated in solvent, when solute particles associated in solvent, associated in solvent, then solute particle decreases in solution, then solute particles decreases in solution, then solute particle decreases in solution, decreases in solution, decreases in solution, hence colligative property decreases, hence colligative property decreases, hence colligative property decreases। ये दोनों का आ गया। अब हम चलते हैं when solute particles, केस थर्ड लेकर, केस थर्ड में लेकर पढ़ाने जा रहा हूं बेटा। देखिए क्या केस थर्ड में, when solute particles volatile in nature, हम volatile in nature ले लिया solute particles। solute particles जो है बेटा volatile in nature है, नेचर में वोलाटाइल है, ठीक है। तो लिख लेंगे, इसमें सिंपल तरीका है, वोलाटाइल है तो लिखेंगे solute particle volatile in nature, solute particle volatile, solute particles volatile, then vapor pressure of solution, then vapor pressure of solution, then vapor pressure of solution increases, then vapor pressure of solution increases, then vapor pressure of solution increases, hence colligative hence दीपक आप लेट आते हैं,
दीपक, दीपक, बोर्ड पर है जो सिर्फ हेडिंग है सिर्फ। दीपक कुमार, दीपक कुमार, यस सर। वीडियो लेट से स्टार्ट किया है, आप समय से पहुंचिए, दिक्कत में आ जाएंगे बेटे। अब 100% वीडियो देखने का सारे बच्चा ध्यान दीजिए, ना तो गार्जियन से कॉल करेंगे हम। देखो तो और बच्चा सारा देखता है, अभी रवि रंजन ज्वाइंट भी नहीं है, छूट जाएगा। अब उतना हार्ड नहीं है, थ्योरी वाला चीज चल रहा है, सब 12 में आने वाला है। हाँ तो क्या किया हुआ है, हेंस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, लिखो बेटा। लाउड स्पीकर को ऑफ कर लो। दीपक, दीपक कुमार, हाँ, हेंस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीजेस। अब देखो, जब आपका जो सॉल्यूट पार्टिकल होगा, जो वोलेटाइल नेचर का होगा, माने लिक्विड होगा, तो उसको वेपर में तो नंबर ऑफ लिक्विड का जो पार्टिकल्स होगा वेपोराइज हो जाएगा, उड़ जाएगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम हो जाएगा। अब केस 4 लिखेंगे, केस 4, केस 4 में लिखेंगे बेटा, केस 4, when solute particles reacts, when solute particle reacts with other substance present in solution, अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है को डालेंगे वो रिएक्ट कर जाएगा, तो क्या प्रभाव होगा। देखो, जैसे एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर में HI हाइड्रोजन आयोडाइड पहले से था, KI पहले से था, पोटेशियम आयोडाइड पहले से था, इसमें हम डाल दिया HgI, मरकरी आयोडाइड डाल दिया। जब मरकरी आयोडाइड डालेंगे तो ये तो सोल्यूशन में आ जाएगा, और जब इसको HgI को डालेंगे KI के अंदर तो रिएक्शन कर जाता है। कैसा रिएक्शन, देखो रिएक्शन, जैसे KI प्लस HgI बना देता है K2HgI4, एक प्रोडक्ट बना देता है K2HgI4। अब देखो यह कितना मोल था, 1 मोल, 1 मोल, एक कोफिशिएंट तो 1 मोल, एक कोफिशिएंट तो 1 मोल, दोनों को ऐड करो तो टोटल मोल 2 हो जाएगा, एक 2 मोल हो जाएगा बेटा। 2 मोल का मतलब हुआ 12 पार्टिकल्स, 12 पार्टिकल्स, ठीक है। आपको डाले 12 पार्टिकल्स, अब बना क्या, जैसे एक कोफिशिएंट है का मतलब 1 मोल है, जितना कोफिशिएंट होगा उतना मोल होगा, जैगो कंपोनेंट होगा सबका कोफिशिएंट जोड़ लेंगे उतना मोल हो जाएगा। आई बन गया 1 मोल, एक क्या बन गया बेटा, 1 मोल बन गया, 1 मोल, 1 मोल माने n पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट गया, नंबर ऑफ पार्टिकल घट जाएगा बेटा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हो जाएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज कर जाएगा, डी टू डिक्रीज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सोल्यूशन, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज कर गया, कारण लिखना होगा, तो D2 नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिक्रीज इन सॉल्यूशन, आपका सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल कम होने के कारण कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज कर गया। तो अगर ये भी आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज कर गया, रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, इसको उतारे। 4 थ्योरी था, अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा 12 नेट जेईई मेंस का प्रॉब्लम का बौछार। एक सवाल आपको रहेगा, ध्यान दीजिएगा, उतार लीजिए इसको।
उतार लीजिए बाबू। एबनॉर्मल कोलिगेटिव का चारों थ्योरिया मैंने समाप्त किया। थोड़ा इंक वाला ये तो बाबू ब्लैक वाला लाइए। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैंने सारा चीज बताया बेटे तेरे को। उतार लिए हैं। एक दो वीडियो आओ आप देख लीजिएगा तो सवाल आपका हो गया सर। एक आध दो। ठीक है, थैंक यू। एक दो सवाल बन जाएगा। प्रैक्टिस ढंग से करिए तभी फायदा होने वाला। हो गया बाबू। अब आपका एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सारा रीजन, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, उसके बारे में सारा बच्चा को समझा दिया। बच्चा भी समझ में आ गया, बच्चा को भी समझ में आ गया। अब हम चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी लेकर, और इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने जा रहा है, ठीक ना। होगा सबका यहाँ पर मिलन है। जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सोल्यूशन में पढ़ाया, सोल्यूशन में बेटा 4 गो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाया आपको। सोल्यूशन में 4 गो, जैसे सोल्यूशन चैप्टर में बेटा, सोल्यूशन चैप्टर में ये सोल्यूशन चैप्टर है, इस सोल्यूशन चैप्टर में 4 गो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाया। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाया। ये 4 गो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तेरे को पढ़ाया है, ठीक है। आज चारों से रिलेशन हमको होगा भान ठॉस फैक्टर में। 4 गो कौन कौन पढ़ाया देख लो। जैसे डेल पी पढ़ाया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डेल पीवी पढ़ाया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और डेल पीएफ पढ़ाया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ाया। चारों पढ़ाया। डेल पी बराबर मैंने डेल पी रोल्स लॉ, डेल पी बटा में पी नॉट बराबर बताया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये पढ़ाया ना हो। डेल पी बटा में पी नॉट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रोल्स लॉ के अनुसार इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये पहला मेरा रोल्स लॉ के द्वारा दिया हुआ थ्योरी हुआ। और डेल पीबी बराबर बताया केबी इंटू एम, यानी मोलालिटी। ये भी आपका रोल्स लॉ के दिया हुआ। और डेल पीएफ बराबर बताया के एफ इंटू एम। ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सोल्यूशन का ही है अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ। अब पाई बराबर बताया सी आर टी, या आपको यहाँ सी के जगह पर आप एन भी यूज किए और सी के जगह पर एम भी यूज किए, ऐसा भी कहा। पाई बराबर एम आर टी, ये भी मोलारिटी है, ये भी कंसंट्रेशन बताता है। और ये नंबर ऑफ मोल क्या है, वेट बटा में मॉलिक्यूलर वेट। ये भी आपका वेट बटा में मॉलिक्यूलर वेट जो होता है या पर लीटर के अनुसार आपका कंसंट्रेशन बताएगा। लेकिन आप यूज करें आपका पाई बराबर सी आर टी या पाई बराबर एन आर टी, ठीक है। बात समझ में आया। सी आर टी हुआ या एन आर टी यूज करते हैं। कंसंट्रेशन आपका हो जाएगा वेट बटा में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, एन बाई भी, एन मोल बाई वॉल्यूम, एन बाई भी हो जाएगा। या पीवी बराबर एनआरटी हो जाएगा, ठीक है। या आप सबसे बढ़िया है कि आप एम मोलारिटी के टर्म में सवाल बनाएंगे, ठीक है। मोल क्या है, मोलारिटी क्या है, मोल पर लीटर।
1 लीटर में जितना नंबर ऑफ मोल होगा वो भी कंसंट्रेशन में बता रहा है। 1 लीटर की बात आएगी सीधी, 1 लीटर में जितना नंबर ऑफ मोल होगा। एन क्या है? मोल आपका वेट बटा में वॉल्यूम, यानी मॉलिक्यूलर वेट। तो ए आपको चारों इंक्लूड होने वाला है। ठीक है, सोल्यूशन में 4 को नेगेटिव, इसी में हम भांट फॉर फैक्टर जो है इंक्लूड करेंगे और सवाल मस्त हो जाएगा। इसको उतार लो। ठीक है, अब हम पढ़ाने जा रहे हैं, ये चारों चीज मैंने पढ़ा दिया है। अब भांट हॉप्स फैक्टर, भांट हॉप फैक्टर देखिएगा, इसमें आईटी में भी सवाल एडवांस में भी आया हुआ है थ्योरी से, और जेईई मेंस में भी आता है, नीट में भी आता है, 12 में भी आता है, यानी किसी को छोड़ता नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका थ्योरी है, ज्यादा हार्ड नहीं है क्योंकि हार्ड वाला मैंने पढ़ा दिया है। भांट हॉप, भांट हॉप, भांट हॉप्स लॉ या फैक्टर, भांट हॉप्स फैक्टर या भांट हॉप्स लॉ। भांट हॉप्स फैक्टर को स्मॉल आई से इंडिकेट करते हैं। भांट हॉप्स फैक्टर को स्मॉल आई से इंडिकेट करते हैं। ठीक है बेटा, भांट हॉप्स फैक्टर को स्मॉल आई से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल आई से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए डायरेक्ट फार्मूला पर ही काम चलेगा इसका। भांट फॉर फैक्टर को आई से इंडिकेट करते हैं। ज्यादा आज टाइम नहीं है, लेकिन 2 4 5 7 मिनट देख ले। आई बराबर, यानी भांट फॉर फैक्टर, आई बराबर, इसको आई बराबर भांट फॉर फैक्टर आई से इंडिकेट करते हैं। आई बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, एसोसिएशन, एसोसिएशन। आई बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आई बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। बाई होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। आई बराबर होता है बेटा, आई बराबर होता है, कुछ सवालों बताना था उसका नॉर्मल का, तो छूट गया, अगले क्लास में बताएंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आई बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, बटा में नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। कहने का मतलब हुआ, अगर भांट फॉर फैक्टर आई निकालिएगा, ठीक है, भांट हॉप्स फैक्टर या भांट हॉप्स लॉ में आई निकालिएगा, फैक्टर आई निकालिएगा बेटा, ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर का मतलब हुआ सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स डाल दिए, डालने के बाद जितना नंबर ऑफ मोल में टूट जाए या जुट जाए, डालने के बाद और डालने से पहले, डालने के बाद कोई भी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स को डाल दे, डालने के बाद रिजल्ट दो ही होगा, चाहे तो डिसोसिएट हो जाएगा चाहे तो एसोसिएट हो जाएगा, दो ही काम होगा डालने के बाद। तो जितना नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट होगा या एसोसिएट होगा, या जितना नंबर ऑफ मोल एसोसिएट होगा या डिसोसिएट होगा, बाटा में नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मोल
बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन माने डालने से पहले, आपको सॉल्यूशन में डालने से पहले कितना मोल था और डालने के बाद कितना मोल हुआ, डालने के बाद कितना नंबर ऑफ मोल हुआ, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल हुआ, डालने से पहले कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल था, तो डालने के बाद में डालने से पहले से डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा वही वैल्यू होगा भान ऑफ फैक्टर का। ठीक है, एक ही फार्मूला है बेटा। दूसरा फार्मूला देखो, दूसरा फार्मूला यहां ध्यान दो, एक फार्मूला से काम नहीं चलेगा। नंबर ऑफ आई बराबर नंबर ऑफ, नंबर चलेगा ऐसे लिख देता हूं शॉर्ट कट, नंबर ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ एक्चुअल पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, एक्चुअल पार्टिकल इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है एक्चुअली। ठीक है, नंबर ऑफ एक्चुअल पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन और बटा में करेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज टेकन, आपने कितना लिया था और सॉल्यूशन में कितना है, नंबर ऑफ एक्चुअल पार्टिकल इन सॉल्यूशन, एक्चुअल पार्टिकल सॉल्यूशन में कितना है, वो आपने कितना लिया था, सॉल्यूशन में जितना है, जितना लिया था उसे डिवाइड कर देना, भान फॉर फैक्टर आई निकल जाएगा। और एक और फॉर्मूला बता रहा हूं, देखो बाबू, एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान देंगे। आई बराबर कोलिगेटिव, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्सपेरिमेंटल या एक्सपेरिमेंटल को हम लोग ऑब्जर्व भी कहते हैं, ऑब्जर्व्ड, एक्सपेरिमेंटल को हम लोग ऑब्जर्व भी कहते हैं और एक्सपेरिमेंटल भी कहते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ही साथ है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बाई ठीक है बेटा, बाई थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड, क्या लिख सकते हैं, थ्योरेटिकल लिख सकते हैं या कैलकुलेटेड लिख सकते हैं, थ्योरेटिकल लिख सकते हैं या कैलकुलेटेड, थ्योरेटिकल लिख सकते हैं या कैलकुलेटेड लिख सकते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यह आपका हो सकता है। अब आई बराबर ए आपका हो गया, ठीक है बेटा, ए मेरा फॉर्मूला आ गया। आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा आओ आगे निकाल देता हूं। यहां देखा जाए बेटा, देखो 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 देखो, ध्यान से देखिए। ए बाबू अगला पॉइंट देखो, यहाँ पर अगला नेक्स्ट पॉइंट बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, सारे बच्चे देखें नेक्स्ट पॉइंट। जैसे डेल टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल टीएफ पाई, ये सारा क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बंत है अंत भला तो सब भला, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यह जो होता है, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने आया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट का। मॉलिक्यूलर वेट शॉर्टकट लिख रहे हैं बेटा, मॉलिक्यूलर वेट, WEIGST, या मॉलिक्यूलर वेट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप कोई भी फॉर्मूला आप लिखेंगे
मॉलिक्यूलर वेट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। जैसे आप सपोज दैट पाई बराबर लिखते हैं, ठीक है, तो ऑस्मोटिक वेट बटा में एन के जगह पर वेट बटा में मॉलिक्यूलर वेट होगा। जैसे पाई बराबर, या आप लिख सकते हैं NRT, ठीक है। अब एन क्या है, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, वेट बटा में मॉलिक्यूलर वेट से। तो अब पाई बराबर तेरा क्या हो जाएगा, वेट बटा में मॉलिक्यूलर वेट इनटू RT। अब बताओ तुम, मॉलिक्यूलर वेट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा ऑस्मोटिक प्रेशर का। जितने भी फॉर्मूला आप लिखेंगे इसका भी लिखेंगे तो KBM, ठीक है। अब देखो 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 यहाँ पर देखो बेटा, जैसे डेल TB बराबर KB मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब ये आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट ए से वेट ऑफ सॉल्यूट, M के जगह पर वैल्यू पुट कर रहा हूं, इनटू 1000। अब बट्टा में वेट ऑफ बी का मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट। पीछे बैक लेक्चर देखेंगे मेरा वीडियो, जब आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मैंने जिस वीडियो में पढ़ाया होगा उसमें रॉल्स लॉ के अनुसार ये फॉर्मूला लाया है और मोलालिटी के वैल्यू रखा है, सारा का नोटेशन में लिखवाया है। ए क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, बी क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, और मैं नीचे लिखा था MS यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी जितना लिखोगे सारा आपका आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही आएगा, ठीक है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट लाइन लिखवाना है, ऊपर से उतार लिए हो, ऊपर से उतार लिए हैं, हेलो बच्चा, ऊपर से उतारे हैं? यस सर, यस सर। हाँ देखना, आंख खोल के देखना, सुरमा लगा लेना, आंख पलकने मत देना, झुकने मत देना, बड़ा इंपॉर्टेंट मोड है बेटा। देखे यहाँ पर थोड़ा सा देखे, बहुत इंपॉर्टेंट मोड आ चुका है, आप उतारे हैं इस सबको, बहुत इंपॉर्टेंट, आपका भी बहुत सारा काम करने वाला है। अभी हम प्रॉब्लम का इंडस्ट्री खोलने जा रहे हैं और इस इंडस्ट्री से मोस्टली सवाल कंपटीशन का, चाहे नीट का हो, जेईई मेंस का हो, या 12 का हो, या NCERT आपके पैर के कदमों के नीचे आ जाएगा, सारा सवाल ही बन जाएगा अगर कंसेप्ट को ढंग से यूज करोगे तो। देखो यहाँ पे बाबू, आराम से देखो, आराम से देखो। जैसे I बराबर, I तो भांट हॉफ फैक्टर को इंडिकेट करते हैं। I बराबर एक फॉर्मूला यूज किया, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब हुआ एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा। तो यहाँ ऑब्जर्व, जैसे O से ऑब्जर्व, ठीक है, C से कोलिगेटिव, अब P से प्रॉपर्टीज। O से ऑब्जर्व, C से कोलिगेटिव, P से प्रॉपर्टीज। अब बट्टा में थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, P से थ्योरेटिकल, C से कोलिगेटिव, अब P से प्रॉपर्टीज, ठीक है। थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी भान फॉर फैक्टर I बराबर ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बहुत सुंदर सा मोड आया है सुंदरकांड का, ध्यान दीजिएगा। यही आपका फॉर्मूला यूज करके सारे बच्चा बच्ची को पता साफ करता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो आपका सवाल बच जाएगा, आपका भी पता साफ नहीं होगा। तो अब देखिए OCP का मतलब हुआ ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, PCP का मतलब हुआ थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहां से निकालेंगे हम ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ए ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर हो जाएगा I इंटू थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये होगा कि नहीं होगा, आएगा। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, ए आ गया जैसे डेल TB। ए क्या है, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डेल TB को क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको कहते हैं बेटा एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर I यानी भान फॉर फैक्टर घुस चुका अंदर, चोरवा घुस चुका है। अब थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होता है
जो रॉल्स लॉ के द्वारा जो कैलकुलेट करते हैं, रॉल्स लॉ ने जो बताया है वैल्यू, उसको कहते हैं कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यह आ गया, ये आपका डेल पी है, तो यहाँ आ जाएगा के बी इंटू एम, घुस गया। यह क्या हो गया, के बी इंटू एम हो गया, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सवाल है बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का अगर सवाल है और उसमें भांट हॉफ्स फैक्टर अगर यूज किया है, तो समझो कि आई से मल्टीप्लाई कर देना, डायरेक्ट मत बनाना। डायरेक्ट जब भांट हॉफ्स फैक्टर अगर क्वेश्चन में यूज ना किया हो, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, तब तो जो पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाया उससे निकाल लेना। अगर भांट हॉफ्स फैक्टर यूज किया है तो आई का वैल्यू तुम लिख लेना, तबे काम चलेगा। देखो और फॉर्मूला कर रहे हैं, एक नहीं होगा, ये तो एक फॉर्मूला हुआ। अब यहाँ देखो डेल पी एफ, डेल पी एफ, उसी तरह ये क्या है, यह आपका एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसी को ऑब्जर्व कहते हैं, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ये आई क्या है, भांट हाउस फैक्टर, इसके लिए कैलकुलेटेड के एफ इंटू एम हो गया। ये सब क्या है बेटा, कैलकुलेटेड थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ ने दिया, रॉल्स लॉ ने कैलकुलेट किया है इसको, बात समझे। ये ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर आई इंटू के एफ, सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आई इंक्लूड कर सकते हो, जैसे पाई, पाई बराबर आई इंटू एम, मोलारिटी इंटू आरपी, ये आप लिख सकते हो। ये क्या है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये सारा क्या है, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एक और लिख सकते हो, डेल पी बटा में पी नॉट, रॉल्स लॉ, आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यही ना 4 गो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, यही ना पढ़ाया था। ये चारों में जहां भांट फॉर फैक्टर अगर यूज किया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ने से पता चल जाएगा कि भांट फॉर फैक्टर यूज किया है कि नहीं है। अगर भांट फॉर फैक्टर यूज किया है तो भांट फॉर फैक्टर के द्वारा जो यहाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंजिंग आई है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक नया गेस्ट आ गया है अंदर, जो भांट फॉर फैक्टर आई से इंडिकेट करते हैं। जो नया गेस्ट आया है, इस गेस्ट को आप इग्नोर नहीं करेंगे, इस गेस्ट को अंदर घुसा के आगे निकालेंगे। लेकिन अभी भी आपका भांट हाउस फैक्टर बचा हुआ है कि आई का वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो 2 तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट्स, कोई अगर अवैध पदार्थ 100% डिसोसिएट कर जाता हो, यानी आप डालते हैं सॉल्वेंट में तो कंप्लीट टूट जाता हो, यानी 100% टूट जाता हो, तो वैसे स्थिति में भांट हाउस फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, क्या तरीका है कैलकुलेट करने का। अगर कोई सॉल्यूट पार्टिकल को आप अगर सॉल्वेंट में डालते हैं, 100% डिसोसिएशन नहीं होता हो, यानी कहने का मतलब 60% टूटता हो, 50% बोलता है क्वेश्चन में, 40% डिसोसिएट होता हो, वैसे स्थिति में भांट हाउस फैक्टर कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे, ये सारा चीज बचा हुआ है। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का सुंदर सुंदर आपके जैसा सवाल 2-4 गो हमारे पास है, और इसका सवाल भी है और कुछ थ्योरी भी बचा हुआ है, लेकिन आज समय नहीं रहने के कारण हम नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके आएंगे। एक तो इसका बचा हुआ चीजें बताएंगे, और दूसरा होगा आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन धाकर तरीका से, ताकि एक भी सवाल छूटे नहीं, चाहे जो भी कंपटीशन का हो या 12 का हो या एनी कंपटीशन का हो। आज का सेवा समाप्त हुआ, आप उतार लें, आज का सेवा समाप्त हुआ, फिर मिलेंगे कभी मोड पर। यस सर, उतार लिया है सर, उतार लिया। ठीक है, समझ में आया रे आनंद, समझ में आ हाँ गया ना सर, है। समझ
यस सर। तो नेक्स्ट, बस इस वीक में तेरा सारा चीज समाप्त हो जाएगा। अब इस चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर, फिजिकल तेरा आधा समाप्त हो गया। अब जितना समय लिए है ना उतना में तेरा सारा फिजिकल समाप्त कर देंगे। अब ऑर्गेनिक चालू करने वाले हैं, ठीक है। सारा दिसंबर तक जाते जाते चाहे ऑनलाइन रहे चाहे ऑफलाइन बने, आपको समाप्त कर देंगे, एक एक चीज समाप्त कर देंगे। थैंक यू।